न्यूज़ एडिटर फरिया इदरीस। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अख्तर मेंगल ने आज कौमी असम्बली के इजलास में बात करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि कोरम पूरा नहीं था तो इजलास को मुलतवी करना पड़ गया। उसके बाद पार्लियामान से बाहर आकर जब उन्होंने बात की तो काफ़ी नाराज़, काफ़ी गुस्से में नजर आए। लेट्स वॉच हिम। इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असेंबली, वो असेंबली जो हमारी बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, तो इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। पता नहीं ये हमारी बर्दाश्त है, हमारी कमजोरियां कि 75 साल तक हम एतमाद करते रहे। मैं पूरे निजाम पर, इस रियासत में सबको याद है। अब अगर बात करनी है इनको, कुर्सी वाले पहाड़ वालों से जाके बात। ऐसे वक्त में आया है जब बलूचिस्तान के हालात गंभीर से गंभीरतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सीरियस चैलेंजेस आपको बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं। इन्हीं का जिक्र कुछ असद कैसर साहब ने भी किया है, उनको भी देखिए। बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में रवैया रखा जा रहा है, आप हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह करें कि बलूचिस्तान को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मेरी उम्मीद है आपसे स्पीकर साहब, आपका चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डिबेट करवाएं, सोल्यूशन निकलवाएं, ताकि हमारी जो बलोच भाई हैं इनको एहसास हो कि पार्लियामेंट में दूसरी तरफ हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक तरफ हुकूमती रुकन कौमी असम्बली दानियाल साहब जो है, बैरिस्टर दानियाल, वो एक बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नूर खान साहब हैं। दानियाल चौधरी ने सेनेट के बाद आज कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल लाने की कोशिश की, लेकिन इस बिल को मौखर कर दिया गया है फिल वक्त। JUIF के रुकन असम्बली नूर आलम खान ने सुप्रीम कोर्ट के असको नोटिस के इख्तियारात में तरमीम, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए हैं। स्पीकर ने बिलों को कायमा कमेटी को भी भिजवा दिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने के हवाले से अभी तक कोई फाइनलिटी नहीं है गवर्नमेंट में। ये भी देखिए। सिमिलरली प्लेस्ड बिल, अलाइक बिल सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी को गया है। गवर्नमेंट का अभी इस पे स्टांस भी नहीं है कि सीट्स भरनी है या नहीं भरनी। विद ऑल फेयरनेस, अदलिया को बजाते खुद कि अगर उनकी पेंडेंसी इतनी ज्यादा है, जो मौसम गर्मा की 60 रोज की छुट्टियां हैं, ये तब थी जब सर बाय शिप जर्नीज होती थी। अंग्रेज जज थे यहाँ पे, वो समुंदर के रास्ते साल के बाद अपने बच्चों को मिलने के लिए अपने वतन में जाते थे, तो जाहिर है जो जर्नी का टाइम था बहरी जहाज पे वो बहुत तवील था। उन्होंने 8 से 9 हफ्ते की छुट्टियां दी। हमने आज तक सर उसको गले से लगाया हुआ है। मेरे ख्याल में दिस इज हाई टाइम कि हमारे मुख्तदर हलकों को अदलिया में ये सोचना चाहिए कि इसको रिविजिट करें। इस वक्त सियासी सूरत हाल का एक वाहिद हल डायलॉग ही नजर आ रहा है। एक इंकशाफ ये हुआ है कि कुछ अरसे से हुकूमत और PTI के दरमियान राब्ते शायद कायम थे, और ये भी कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब की राय लेकर या उनकी तरफ से अफर्मेशन लेकर ये राब्ता कर रहे थे PTI के साथ। ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी इस हवाले से एतमाद में लिए गए हैं। लेकिन जो आपको इस वक्त वाज़ेह सूरत हाल नज़र आ रही है, या आप अगर कनेक्ट द डॉट करते हैं जो PMLN के लीडर्स की स्टेटमेंट्स हैं, उसमें आपको कम से कम 2 ग्रुप्स वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। एक हॉक्स हैं जो कि इस डायलॉग के हवाले से 9 मई पे बहुत सख्त किस्म का स्टांस रखते हैं, और वो समझते हैं कि 9 मई जब तक क्लियर नहीं होता, उस पर माफ़ी नहीं मांगी जाती, बात आगे नहीं जा सकती। कुछ आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ऐसी पावर्स या ऐसी क़ुव्वतें हैं जो कि शायद सबोटाज करना चाहती हैं इस डायलॉग की एफर्ट को। क्या वो PMLN के अंदर है या वो PTI के अंदर है? ये भी एक सवालिया निशान है। एक शख्सियत, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने आगे मूव करना है तो डायलॉग ही करना होगा। इस डायलॉग के हवाले से वो हमारे प्रोग्राम में भी बात करते रहे, ट्वीट्स भी करते रहे हैं। लेट्स वॉच हिम।
पाकिस्तान में 2 साल से एक ही तजर्बा बार बार हो रहा है, और वो तजर्बा क्या है? रोजाना इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान चलाना। जो 4 करोड़ वोट लेके जेल से इलेक्शन जीता है, उसको अब कैसे माइनस करेंगे? पाकिस्तान की आज की सारी मुश्किलात माइनस इमरान खान की वजह से चल रही है। पाकिस्तान की मईशत हमने गिरवी रख दी हुई है IMF के पास। इन सारे मसाइल का हल ये है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए, जिसमें हम इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, आसफ जरदारी साहब के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये सारे लोग बैठे और पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस को बहाल किया जाए। हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने ट्वीट किया कि राना सनाउल्लाह और महमूद खान अचकजई के दरमियान बातचीत 2 माह से जारी थी और अब पेशरफ्त होने पर इसको मीडिया के सामने लाया गया है। क्या पेशरफ्त हुई है अब तक इस हवाले से? देखिए प्रिया, पहली बात तो ये है कि दोनों जमातों ने अपने बफर्स क्रिएट किए हैं, जो मेरा ख्याल है उसमें कोई हरज नहीं है, रादर अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब ने अपने 2 जो गुजरा है, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ, उनको लगाया हुआ है कि एक हॉकिश पॉलिसी रखें और कहें कि मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने कह दिया है कि जी आप महमूद अचकजई साहब से बातचीत करें और कोशिश करें बल्कि कि डायरेक्ट PTI से ही बातचीत हो जाए। और इसी तरह से PTI में अगरचे जो प्राइम खान साहब और कई और लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम हरगिज मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उन्होंने भी महमूद अचकजई साहब को बहरहाल कहा हुआ है कि आप मुज़ाकरात जो है वो करें। और ये एक आई वुड से कि सब बफर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी रखी हुई है कि कामयाब होगी तो भी क्लेम कर लेंगे, नाकाम हो तो भी कुछ हमारा जो है वो एक जिसको हम कहते हैं ना औला रह जाए, तो उसके लिए वो रखा हुआ है। अब ये इस वक्त जो जलसा फॉर एग्जांपल जिस तरह से कैंसिल हुआ पिछला 22 तारीख वाला, और उससे यकीनन एक गुडविल जो है वो क्रिएट हुई खान साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, आगे गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये आ रही है इस में कि जो जेल के अंदर जब सख्तियां बढ़ा देते हैं या ग्रुप्स होते हैं ना डिफरेंट, हर ग्रुप एक अपनी एक वो पॉलिसी लेके चल रहा होता है, उसकी वजह से में तलखियां आ जाती हैं। और मैंने आज यही कहा है, एस्टेब्लिशमेंट को मैंने गुजारिश की है कि अब आप मेहरबानी करें, 2 साल हो गए हैं, आपने कोशिश कर ली इमरान खान को माइनस करने की, वो नहीं हो रहे, पार्टी माइनस नहीं हो रही। आपने बताया था कि अरबों से हमें अरबों डॉलर आ जाएंगे, वो नहीं आए। वेस्ट से आपने कहा था इमरान खान के ताल्लुकात बड़े खराब हैं, वो उल्टा आपको वेस्ट से प्रेशर आना शुरू हो गया कि आप ये क्या पाकिस्तान में चला रहे हैं डेमोक्रेसी। तो आप मेहरबानी करें और एक स्टेप पीछे लें और एक माहौल क्रिएट होने दें जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का डायलॉग जो है वो ओपन हो सके और मुमकिन हो सके। एंड दिस इज ओनली वे फॉरवर्ड। आपने देखा है पाकिस्तान की जो मईशत है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया की एक नॉट के ऊपर आ गई हुई है। 1.2 बिलियन डॉलर वो देंगे तो आप IMF से आगे बढ़ सकेंगे, वो नहीं देंगे तो आप फंस गए, दोबारा समझ नहीं आ रही करना क्या है। आपका शॉर्टफॉल जो है रेवेन्यू का वो 100 अरब के ऊपर पहुंच गया, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि इससे आगे ज्यादा मामला जो है वो जाए। तो आई थिंक इफ यू अलाउ मी चौधरी साहब, इफ यू अलाउ मी, एक हमने मामला देखा है, आपने कहा 2 महीने से ये बातचीत चल रही थी, इन 2 महीने में हमने बहुत कुछ होता हुआ देखा। ये बात ठीक है कि जेल में सख्तियां बढ़ गई, दीगर हवाले से भी खान साहब खुद भी बार बार बताते हैं जब रिपोर्टर्स से बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक वाज़ेह मिसाल ये कि कल आलिया हमजा साहिबा मुख्तलिफ चैनल्स पर नजर आई, वो जेल से निकल ही नहीं रही थी। एक वक्त था PTI की खवातीन के हवाले से बहुत बड़ा इशू था, बानी PTI को, वी ऑल नो दैट, वो बड़ी हद तक रिजॉल्व होता हुआ नजर आया। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद ही जेल में है एंड गालिबन वो अस्पताल में है, बाकी ऑलमोस्ट ऑल विमेन आर आउट ऑफ जेल। सो कुछ ना कुछ क्या उस बातचीत का असर था कि जहां पर सख्तियां भी बढ़ी हैं तो रिलीफ भी मिला है PTI को? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया है। डॉक्टर साहिबा जो हैं वो तो शौकत खानम थी, और आलिया और सनम का बाहर आना जाहिर है कि बहुत एक रिलीफ की बात है, बहुत अच्छी ये एक बात है। इट्स अ स्टेप ऑन राइट टुवर्ड द राइट डायरेक्शन। इतना अरसा बेचारी जो है उन्होंने सफ़र किया और इतने दुख सहे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब बुशरा बीबी का बाहर आना जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। उनकी बेल जो है वो हो गई है, और अगर उनको बेल मिलती है तो ये एक आई वुड से एक पॉजिटिव स्टेप होगा, और इसके ऊपर बिल्ड ऑन फिर जो है वो किया जा सकता है। देखिए बात ये है कि आप सिंपल बात है मारिया, सिंपल बात है फ्रिया, कि ये
आपने इसको कहीं ना कहीं किसी तरफ तो लेके जाना है ना। 25 करोड़ का मुल्क है, ये सिर्फ जो है वो गुस्सों से तो नहीं चल सकता। आपने सॉल्यूशंस बनाने हैं, और सॉल्यूशन में इमरान खान माइनस नहीं हो पा रहा ना। 2 साल से कोशिश हो गई है, नहीं हो पाए। उनकी इंक्लूजन से ही मामला जो है वो आगे बढ़ना है। अच्छा, दूसरी तरफ आपके प्रोग्राम में भी पहले बात हुई थी कि देखिए ना, ये फियर दूर करना हुकूमती पार्टीज का और एस्टैब्लिशमेंट का, कि अगर इमरान खान भारी मेजोरिटी से इलेक्शन जीत गए, जो वो जीत रहे हैं सीधा सीधा, तो वो ये ना हो कि वो आके वो करें जो पीटीआई के साथ 2 साल में हुआ है। इस फियर को भी एक स्पेस देनी है। वो पीटीआई का फर्ज है कि उससे एक अपना कूल डाउन करने में अपना किरदार अदा करे, क्योंकि अदरवाइज तो देखें ना, हम फंस गए हैं। आज आपने अभी अख्तर मेंगल साहब की जो इस्तीफे के और सारा मामला जो है वो अभी आपने बताया। देखिए, 1 महीने के अंदर 84 लोग जो हैं वो अपनी जान दे चुके हैं, सिविलियंस। और ये टेररिज्म जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान में वापस आ चुका है। इकोनॉमी संभल नहीं रही, और पाकिस्तान को कैसे हम जो है वो इस तरह छोड़ सकते हैं, ये चला सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि डायलॉग, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग इज द ओनली सोल्यूशन। और अच्छी बात यह है कि मुझे उम्मीद ये है कम से कम कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी माहौल में हम देख रहे हैं कि आज बानी पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है कि उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल और उनको मिलिट्री कस्टडी में देने से रोका जाए। सो जबकि बाहर डायलॉग की बातें हैं, रिलीफ की बातें हैं, बानी पीटीआई को तो कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना उनके जेल से आने का कोई अभी लगता है कि कोई उम्मीद है पीटीआई को, बल्कि यहाँ तो मिलिट्री ट्रायल की बातें हो रही हैं। प्रिया, सच्ची बात तो ये है कि मुझे तो पता नहीं है कि पीटीआई की जो भी लीडरशिप है वो कैसे ऐसे फैसले करते हैं। और जब अगर आप इतनी बड़ी पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो फिर अकेले 2 वकील जाके तो फाइल ना करें ना। फिर पूरा पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, इजलास चल रहा है, कम से कम आपके साथ 100 एमएनए जाए वहां पे, वो फाइल करे, ताकि कोई आप जो है इमरान खान की, अगर आपने इतनी बड़ी डिसाइसिव वो कोई काम करना है तो फिर उसका कोई पॉलिटिकल माहौल तो बनाए ना। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पीटीआई की लीडरशिप का क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो कैसे करते हैं। सो इट्स एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक। और इमरान खान का जेल में 13 महीने जो हो गए हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कमजोरियां हैं वो रोज ही जो है वो सामने आती है। पहली बात तो मुझे आप बताएं, इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल हो जाए तो इस वक्त कौन सा जो जज बैठा हुआ है बेचारा, ये जो पहले जज जिन्होंने 2 फैसले दिए हैं, वो कौन से मिलिट्री जज नहीं थे? वो भी तो पूछ के ही फैसले कर रहे थे ना। तो अब क्या ये फैसला दे देंगे तो उससे पूरी आलमी दुनिया में पाकिस्तान जो है उसका इमेज जो पहले ही इतना खराब है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। IMF आपका जो है वो बिल्कुल जो है वो फारग हो जाएगा। इमरान खान का पॉलिटिकल नुकसान क्या है अगर वो मिलिट्री ट्रायल हो जाए? आप ले जाए इमरान खान को, क्या मुझे आप बताएं ना, पॉलिटिकली इमरान खान क्या इससे ब्रेक होगा या और बड़ा होगा? इमरान खान और बड़ा होगा। तो जो ये तासुर दे रहे हैं, जो नून लीग की ख्वाहिश है पूरी कि 2.5 करोड़ वोटर जिसने इमरान खान को वोट दिया है उसको जेलों में डाल दें, और जो लीडरशिप है वो सारी की सारी को फांसियों पे लगा दें, तो फिर हम बड़े इत्मीनान से हुकूमत कर लेंगे, जो हसीना वाजिद भी सोचती थी, और उन्होंने तो खैर फांसियां दे भी दी। तो ये अगर हमारा देखें, अगर मॉडल है हुकूमत का, फिर तो जाहिर है कोई बंदा को अकल की बात करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी अकल है तो मुझे आप बताइए, आप रोज सुबह शुरू होते हैं, आज इतने लोगों को पकड़ लो, फलाने उठा लो, 10-10 मैट्रिक पास बच्चे जो है उनको आप उठा के मिसिंग कर रहे हैं, और एक तमाशा लगा हुआ है रात तक कि मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा जी, फलाने को फांसी दे दो, फलाने को पकड़ लो, ये कर लो। कि मुल्क इस तरह थोड़े चलते हैं जिस तरह से ये चला रहे हैं। तो इसको कूल डाउन करने की जरूरत है, और अगर आप कूल डाउन नहीं करेंगे, और ये जो पिटीशन फाइल की है इन्होंने पीटीआई ने, मेरे ख्याल में बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी, और ना ही इसकी कोई सच मुझे नहीं लगता कि कोई इतना रैश डिसीजन करेगा, और करेगा तो भुगतेगा। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंगली आप ये तो बड़े अरसे से ये बात कह रहे हैं। अब तो अलीमा खान साहबा ने भी ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि पार्टी लीडरशिप से वो नाराज़ हैं, उनकी कॉल भी लीक हो गई। आप एग्री करते हैं उनसे, या वो एग्री करती हैं आपसे कि पार्टी लीडरशिप को सूट करता है कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें?
नहीं, मैं खैर ये तो नहीं कहूंगा। पार्टी लीडरशिप में सच्ची बात है आजकल जो इमरान खान का नाम भी लेता है तो बड़ी हिम्मत कर की बात है, स्पेशली पंजाब में जो हालात है वो आपके सामने है, वहाँ पे नाम लेना ही बड़ा मुश्किल है। आज रहीम यार खान में आप देखें कि एक बिल्कुल चार दीवारी के अंदर मीटिंग हो रही है और पुलिस ने जाके जो है वो वहाँ पे उन्होंने उनको जो है वो रैली नहीं करने दे रहे, कैंपेन नहीं करने दे रहे। जो लोग भी इमरान खान की बात कर रहे हैं वो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन इशू ये है कि कैपेसिटी का इशू तो हमें रोज नजर आता है। भाई आप देखें, आपने 9 फरवरी को तहरीक चलानी थी, आपने नहीं चलाई, लियाकत चट्ठा का बयान आ गया, वो मिसिंग पर्सन है, उस बेचारे को किसी ने पूछा नहीं जाके। लोग आपके उठाए जाते हैं। कल शेख इम्तियाज सदर हैं लाहौर के, उनका वो पेश हुआ है, वो अकेले, उसकी फैमिली, उसकी बीवी बच्चे साथ थे। हम लोग 7 महीने खराब हुए हैं, पार्टी में से कोई आदमी ने आगे नहीं पूछा कि आप ठीक हैं या को हमारी कोई मदद की जरूरत है या हम जाएं। पार्टीज में देखें ना, जब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक बंदा उठा लें, मिसिंग पर्सन हो गया, उसको पता है कि सिवाय उसकी फैमिली के किसी ने साथ ही नहीं खड़ा होना, तो फिर तो जो उठाने वाले भी शेर हो जाते हैं ना। जब वो तो उस वक्त डरेंगे जब पता होगा कि यार ये शहद की मक्खियां हैं, अगर आप उठाएंगे तो सारे जो है वो आपके पीछे आएंगे और सारे आपके पीछे पड़ेंगे, तब किसी को खौफ होगा ना। तो पार्टी तो ना सच्ची बात है अपने लोगों के साथ खड़ी हुई है, लीडरशिप, सारे एमएनए एमपीज, जो इन लोगों के, जो हम जैसे लोग जो जेलों में गए हैं, उन लोगों के सदके से एमएनए एमपीए बने हैं, वो सारे जो हैं वो अपना इजलास अटेंड करते हैं, टीए लेके चले जाते हैं। आई डोंट नो फ्रेंकली क्या डिसीजन मेकिंग जा रही है, उनको इन्वॉल्व कितना किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। बट फैक्ट इज दैट पीटीआई की लीडरशिप इज एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ इवन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। और उस पर अलीमा खान हो, बुशरा बीबी हो, उनकी फैमिली हो, उनकी जो आई वुड से जो रिजर्वेशंस हैं, जो वो बात करती हैं, वो एक फैमिली है, वो जाहिर है उनका दुख जो है वो बाकियों से ज्यादा है, और वो जो इजहार करती हैं, आई थिंक वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू दैम। राइट हमने देखा है कि फैसल चौधरी साहब ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट केस का हिस्सा हैं बानी पीटीआई की। आपके बारे में भी खबरें हैं कि आपको मैसेजेस आते हैं बानी पीटीआई के। कैन वी से यू आर ऑफिशियली बैक विद पीटीआई और नो? देखिए, मेरे ये प्रॉब्लम नहीं है ऑफिशियली बैक होना ना होना, इसलिए फ्रिया की सिंपल बात है, हम तो एक आइडिया के लिए इमरान खान के साथ हैं, और आइडिया ये है कि जो लोग हैं वो, उनको हक है पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग का, ना कि चंद लोगों को। और यही आइडिया जो है वो प्रिवेल होना चाहिए और डेमोक्रेसी प्रिवेल होनी चाहिए। और ये चीज़ें पर्सनल जो है चीज़ें, ये बाद में हम देख लेंगे। जाहिर है इमरान खान हमारे मौसन हैं, उन्होंने हमारे लिए पहले भी हमारे लिए मोहतरम है और अब भी मोहतरम है, बट इट्स द आइडिया जिसके साथ जो है वो हमारी लॉयल्टी है और वो रहेगी। और दूसरी बात यह है, देखें प्रिया, कि इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इस्तेहकाम है, दो ही आइडियाज है ना पीटीआई में। एक तो ये हो सकता है कि जी आप बांग्लादेश मॉडल परस्यू कर रहे हैं, लोग निकले और जाके किनारकी हो जाए और चीजें आ जाए। देखिए, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश में ना सिर्फ ये कि 97% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, वो एक ही सेक्ट के लोग हैं, एक ही जुबान बोलते हैं, वो एक ही कौम है। पाकिस्तान के अंदर तो सूबों का फैक्शनलिज्म है, यहाँ जुबानों के इश्यूज हैं, लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, यहाँ पे सेक्टेरियन इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा सेक्ट्स में बटी हुई है पाकिस्तान की कौम। सो ये पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल है उसकी बड़े रिपरकशंस होंगे। पाकिस्तान में जितने भी हालात ख़राब हों, ज़ाहिर है जितने आजकल भी ख़राब हैं, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई मॉब के ज़रिए जो है जाए, क्योंकि मॉब में देखिए फिर अल्ट्रा नेशनलिस्ट और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। पीटीआई जैसी जमात को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि मामला स्मूथली इलेक्शंस की तरफ जाए, और एस्टेब्लिशमेंट को भी उसको सोचना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में बहुत नुकसान होगा। अभी भी आप देखिए 2 सूबों में हमारी रिट कितनी रह गई है, इसको री एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, और उसके लिए पीटीआई की जरूरत है, एक नेशनल लीडर की जरूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, जो कि आप मुसलसल कह रहे हैं, और आपको लग रहा है कि डायलॉग का नेचुरल कल्मिनेशन एक नया इलेक्शन होगा? इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है ना, नया इलेक्शन होना है, लेकिन कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है।
उस नेशनल गवर्नमेंट को आप जो है वो कुछ अरसा दे दें, 8 महीने दे दें, साल दे दें, वो आपस में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट, ये 4 लोग जो फ्रीक है, ये बैठ के तय कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अगला कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट चाहिए और वो लेजिस्लेशन आके कर ले। देखें, इलेक्शन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट होना है जनवरी में, तो ये इलेक्शन कमीशन वैसे ही जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स जो है वो रिटायर हो रहे हैं। उसके साथ जो दूसरा इसका मामला है, आपने एक प्रोसिक्यूटर जनरल बना दे, जिसमें जर्मनी या कई और मुल्कों में है, जो हुकूमत के तहत नहीं होता और वो ऐसे ही अपॉइंट होगा जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट हो, ताकि आप जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो उसके थ्रू राउट कर लें, ताकि ये इल्ज़ाम ना हो कि आप झूठे केसेस में जिनसे हम गुजरे हैं वो उनको जो है वो कुछ एक बफर क्रिएट कर किया जा सके। और इसी तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर आप जो है वो मजीद लेजिस्लेशन कर सकें। और तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो नया तमाशा खुल गया है कि पार्लियामेंट में ना अदालतें कहती हैं कि हम अपने फंड्स का हिसाब नहीं देंगे, आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है हम अपने फंड्स का हिसाब नहीं देंगे। एंड द होल डेमोक्रेसी इज एक्चुअली revolves around this concept. There will be no taxation without representation, and accountability of money is the sole purpose for which parliament was formed. अगर किसी इदारे ने पार्लियामेंट को जवाबदेही नहीं होना अपने फंडिंग के लिए, तो फिर आप घर पे बैठ जाएं सारे, फिर क्या ऐसे पैसे खर्च करने की जरूरत है। बड़ी अहम बात की आपने चौधरी साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा वक्त खत्म हो रहा है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, खास तौर पर पार्लियामान के नुमाइंदों की, उस वक्त तक या वो अपने आप को पेश नहीं करेंगे अकाउंटेबिलिटी के लिए, या उनका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि वी आर अबव एंड बियॉन्ड एनी अकाउंटेबिलिटी, तो वो किसी भी तरीके से एक हेल्दी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी ही को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट। एंड वेलकम बैक। बड़ी लंबी बहस हम इस पर कर चुके हैं कि पीटीआई के जलसे क्यों रोके जाते हैं, क्या पार्टी लीडरशिप का उसमें कसूर है, दीगर मुहर्रिकात जो चाहते ही नहीं है कि जलसा हो सके, और एक पीटीआई के अंदर अब जो ये तासुर है या स्ट्रेटजी है कि जलसा करो, क्योंकि बड़े अरसे से एक पावरफुल शो नहीं हो सका और जलसा करने से शायद प्रेशर बिल्ड कर सकें और बानी पीटीआई को रिहाई दिलवा सकें। किस हद तक एक्यूरेट है ये असेसमेंट? तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे से कबल आज सेनेट की कमेटी ने एक अहम बिल भी मंजूर किया है। इस बिल की मंजूरी के बाद 8 सितंबर का जलसा संगजानी के इलाके में होने का इम्कान है। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इस्लामाबाद में पुरअमन जलसे जुलूस के इनेकाद का बिल मंजूर कर लिया है। बिल की मंजूरी के बाद अब इस्लामाबाद के इलाके संगजानी या किसी और ऐसी जगह जलसा किया जा सकेगा जहां हुकूमत इजाज़त देगी। हुकूमती इजाज़त के बगैर जलसा जुलूस करने या इसमें शामिल होने वालों को 3 साल तक जेल भी डाला जा सकेगा। कमेटी के इजलास में जो बहस हुई वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहस ये हुई कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये बिल इस्लामाबाद की हद तक है। आज भी इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं, कोई एक जगह मुख्तस कर दी जाए जहां एहतजाज किया जा सके। बिल लाने का मकसद है कि इस्लामाबाद में एहतजाज को कानून के मुताबिक लाया जाएगा। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम ने कहा कि कवानीन मौजूद हैं, नया बिल लाने का मकसद क्या है। सैयद सलीम मानवीवाला ने कहा कि हम जलसे जुलूसों को कानून के तहत लाना चाहते हैं। अक्सर अदालत में चीज़ें चली जाती हैं जिसके बाद अदलिया और इंतज़ामिया आमने सामने होती है। सेनेटर फैसल सब्ज़वाई ने कहा कि सियासी जमातों के अलावा मजहबी जत्थे भी आ जाते हैं, इसके बाद लोग अदालतों में चले जाते हैं। सेनेटर समीना ज़हरी ने कहा कि मसला ये है कि लोग आकर जायदादों का नुकसान करते हैं। ये कानून लाने का मकसद सियासी जमातों को टारगेट करना नहीं। जिस बंदे के 5-10 हज़ार फॉलोइंग होती है वो जहां मर्जी चाहे जत्था लेकर बैठ जाता है। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि आइन में पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनके बच्चों को किस तरह सड़क पर घसीटा गया, ये लोग कल हमें भी इसी तरह उठाएंगे। हम सेनेटर्स इस्तेमाल होते हैं, बिल कहीं और से आते हैं और हम जरिया बन जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, क्योंकि हम समझते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पर एहतजाज करना, जलसे जुलूस करना हर एक का हक है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में कुछ मामलात ऐसे हुए कि आज की बहस उसके तनाजुर में आपको जस्टिफाइड लग रही है या बहुत अजीब सी लग रही है। इससे बात करेंगे अमीर अब्बास साहब नजमुल जामिया में ज्वाइन कर रहे हैं।
I'll start with you, Amir Abbas sahab, because you're based in Islamabad. What are your comments? क्या ये जलसे इतने परेशान कौन है कि बाकायदा इसके ऊपर बहस की जाए पार्लियामान में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो इस बात का लोगों को इल्म होना चाहिए कि दुनिया में जो मुजामती तहरीकें हैं, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए से नहीं चलती, वो सेमिनार्स के जरिए से नहीं चलती, वो थिंक टैंक्स के जरिए से नहीं चलती। हमेशा मुजामती तहरीकें, हमेशा रेजिस्टेंस मूवमेंट्स वो सड़कों पर चलती हैं। चाहे वो नेल्सन मंडेला की ओमखोंटो सीज वे हो, चाहे वो फिडेल कास्ट्रो हो, चाहे वो ईरान में खुमैनी का इनकलाब हो। आप जानती हैं, फरिया रजा शाह पहलवी के खिलाफ जब ईरान की कौम उठी तो इतना खौफ, रोब और दबदबा और डर था उसका कि लोग बाथरूम में, पब्लिक टॉयलेट्स में जाकर दीवारों पर लिखा करते थे मर्ग बरशाह, मुर्दाबाद शाह। कोई बाहर आके बोल नहीं सकता था मर्ग बरशाह। तो ये नहीं होता कि अगर कोई ये कहे कि अब पीटीआई जो इस वक्त सफर कर रही है, इमरान खान जो इस वक्त सफर कर रहे हैं, तो वो जो शायद नवाबजादा नसरुल्लाह ने कहा था कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। तो रेजिस्टेंस तो नहीं ना होती ऐसे कि यहां बैठ के हम टॉक शोज के अंदर या किसी कन्वेंशन सेंटर में पीटीआई अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करे। इस वक्त वाकई पीटीआई बदतरीन तरीके से फाशिज्म का सामना कर रही है, फस्तायत का सामना कर रही है, जुल्म जबर का सामना कर रही है, दबाव का सामना कर रही है और मुसलसल किए चले जा रही है। तो उसका सामना वो इस हद तक ही करेंगे ना जितना उनका जहां तक जो जमहूरी तरीका है। उसके बाद फिर जब आप किसी को दीवार से लगा देंगे तो वो उठेगा, वो खड़ा होगा और उनके पास कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है कि वो अपनी तहरीक सड़कों पर शुरू करें। राइट अजमल जामी साहब, कोई और ऑप्शन नहीं है पीटीआई के पास, लेकिन ये भी तासुर देना कि हम एक जलसा कर लें तो हम प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे। और क्या इस्लामाबाद में जलसों की तारीख वाकई इतनी ज़्यादा परेशान कुन है कि इसको बाकायदा लीगलाइज करने के लिए नए बिल पेश करने की ज़रूरत है? बड़ा अहम मौजू है जी। अमीर अब्बास साहब को बहुत सलाम पहुंचे। तारीख का उन्होंने हवाला दिया, बहुत उम्दा हवाले हैं, लेकिन मुझे मेरे नाकिस राय के मुताबिक नेल्सन मंडेला हो, खुमैनी हो या क्यूबा के मामला हो, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा या मौजूदा कोई मुजाहमत के नाम पर बरपा तहरीक जो है उनके पैरेलल कहीं आती भी है। डायनामिक्स में बहुत फ़र्क है और उनकी अप्रोचेस में, उनकी अप्रोच क्या थी, हमारे जो इनकलाब बरपा करने वाले उनकी अप्रोच क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समथिंग इज़ क्वाइट सिमिलर दो। दूसरी बात, आर्टिकल 16 है मेरे आइन का, जिसका मैं वफादार हूँ, जिसके ऊपर मैं ईमान रखता हूँ, वो मुझे पीसफुल असेंबली की इजाज़त देता है विदाउट आर्म्स। अगर मैं पीसफुल असेंबली करना चाहूँ तो मुझे उसकी वो इजाज़त देता है। दूसरा मेरा एतराज़ इस कानून साजी के ऊपर ये है कि ये कानून साजी का निफाज हजरत मौलाना जब कराची या किसी और जगह जलसा बर्पा करते हैं तो उस पर क्यों नहीं होता, तब हुकूमत नाम लेने से भी क्यों कासिर होती है। इसका निफाज अभी जमात इस्लामी का एक एहतजाज हुआ, तब हुकूमत के कान क्यों नहीं खड़े हुए, तब उन्हें इतनी फिक्र लाक क्यों नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे दोस्त तहरीक लब्बैक के बड़े मोहतरम हैं, वो भी एहतजाज करते हैं, तब भी हुकूमत को ऐसा ख्याल नहीं आता। तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है पीटीआई को। अच्छा, ये तो है हुकूमत के ऊपर तनकीद मेरी कि वो पीसफुल असेंबली के ऊपर ऐसी कदगन लगा कि क्या जमहूरी अप्रोच का मुजाहरा कर रहे हैं, और स्पेशली जिन सेनेटर साहब ने ये प्रपोज किया कानून साजी, वो तो खुद बड़े तारीख दान, जमहूर पसंद, बड़े उम्दा, दानिश्वर और बड़े अच्छे लिखारी हैं। तो वो क्या ये जमहूर पसंदी है फिर आपकी? क्या ये आइन है? क्या ये कानून है? दूसरा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत भी है कि हाउ सीरियस दे हैव बीन सो फार। ऐसे किसी भी जलसे, ऐसी किसी भी मुजाहमत, ऐसी किसी भी मूव को लेकर के एक उनके तो अपने बयानात में तालमेल नहीं होता, तो एक रब्त का, एक स्ट्रेटजी का एक फुकदान नजर आता है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, मुझे बेइज्जत शहरी ऐसी कोई भी कानून साजी जो है उससे तकलीफ होगी, क्योंकि ये मेरा आइन जो मुझे जिन हकूक की गारंटी देता है ये उसकी पामाली के मुतरादिफ है। और दूसरा ये स्पेसिफिक मुझे नजर आ रहा है कि टारगेट करने की अप्रोच है एक स्पेसिफिक जमात को, विच इज नॉट डेमोक्रेटिक एट ऑल। ये कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है पूरी दुनिया। आप ये कर सकते हैं, आप इसका मतलब है लाहौर, कराची,
मेरा ख्याल है, एक मशवरा देता हूं, मैं डिबेट खत्म करता हूं, मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में इस कानून का निफाज करते हैं। इट शुड बी फॉर ऑल ओवर अक्रॉस पाकिस्तान। किसी को जरूरत ही ना हो बाहर निकलने की, किसी में हिम्मत ही ना हो कि वो मुजाहरा कर सके, ताकि ये जो हमने सो कॉल्ड जमहूरियत का लिबादा उड़ा हुआ है, पीसफुल असेंबली का जो हम नारा लगाते हैं, खत्म हो। आप सीधा सीधा कहें कि जनाब नहीं वारे खाता, यहाँ पे जमहूरियत नहीं बल्कि कुछ और है, ड्रैकोनियन किस्म का कोई कानून जो अमल पे रहा है। ये हुकूमत के अपने चेहरे के ऊपर, अपनी अप्रोच के ऊपर, अपनी साख के ऊपर पहले वो अनगिनत सवालात हैं। ये एक और मेडल वो अपने लिए अर्न करेंगे और उस मेडल के ऊपर वो दुनिया भर से तनकीद हो। राइट, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो ISPI का एलामिया है वो उस पर भी बात करते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का इरादा किया गया कि पाक फौज अवाम की गैर मुतसलसल हमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देगी। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज गैर मुतसलसल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपने इक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। अजमल जामी साहब, इस वक्त मुख्तलिफ हलकों की एग्जैक्टली एंड आई नो आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, क्या सोच क्या है इस वक्त अबाउट द होल पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल डायलॉग, इसका क्या सोच है? मेरे पास तो वही इंफॉर्मेशन है जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में फरियादी सामने आई है, और मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मूव था जब उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को गिरफ्तार किया, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ऐलान किया, 2 प्रेस रिलीजेज आई जिसमें टॉप सिटी के अलावा जो बाकी 2 हिस्से हैं वो सियासी नोयत के मतन है। और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करने से पहले ऑब्वियसली फौज के पास ऐसी कंक्रीट जो एविडेंस है या मालूमात होती है जिसकी बुनियाद पे इतना बड़ा स्टेप लिया जाता है, और चंद हफ्तों की बात होगी, मजीद 4-5 हफ्ते लग जाते हैं इस प्रोसेस में। मेरी नज़र बैसित सहाफ़ी उस मुद्दे पे होगी जो सियासी कॉनोटेशन थी उस प्रेस रिलीज की दोनों की, कि ये साबित करना कि उनके सियासी अमल दखल या सियासी कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, चाहे वो 9 मई से जुड़ी हो, चाहे इमरान खान साहब से जुड़ी हो, किसी और से जुड़ी हो, आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड टू नो कि वो क्या ताने बाने हैं, वो क्या लिंकेज है, क्योंकि दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश द नैरेटिव ऑफ द स्टेट अगेंस्ट समवन और अगेंस्ट सम पॉलिटिकल पार्टी। उसके अलावा तो मफरूज है ना, अगर मगर की कहानी है। जहां तक बात आप ये कर रही हैं एंगेजमेंट की, बातचीत की, तो बज़ाहिर तो मुझे अगले 1-2 माह तक कोई ऐसी कंक्रीट एंगेजमेंट या कंक्रीट कोई डेवलपमेंट होती इस सिलसिले में नजर नहीं आती, क्योंकि इमरान खान साहब की इस बात में बड़ा वजन है कि मौजूदा जो सरकार है जो खुद एंगेजमेंट या डायलॉग के हवाले से तकसीम का शिकार है। आप ख्वाजा आसिफ के बयान सुन लें, आसन इकबाल के सुन लें या राना सना के सुन लें, उसमें तालमेल नहीं है। तो मुझे क्योंकि जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया है, फिर प्रेस रिलीज के बाकी 2 सियासी हिस्सों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो मुझे अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों के अंदर फिलहाल कोई ऐसी मीनिंगफुल डेवलपमेंट या एंगेजमेंट नजर नहीं आ रही। अगर मीनिंगफुल एंगेजमेंट होती, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया ना कि 2 माह से राना सना और आतिक ज़ई साहब का मामला चल रहा था, तो अगर ये वाकई इतना संजीदा और मीनिंगफुल होता तो जनरल फैज वाला मुद्दा फिर कहां से बीच में आ गया? हाउ कैन आई सेट हिम असाइड? सो आई कैन नॉट सेट हिम असाइड। आई बिलीव कि उस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूं जो सामने की बात है कि फॉर नाउ एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ मंथ्स नथिंग कंक्रीट और एविडेंस और मीनिंगफुल कुछ शायद मुझे नजर नहीं आ रही। पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए जो इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं उनके लिए डायलॉग की, मुज़ाकरात की राम कहानी हमें सुनाते रहेंगे और वो हम सुनते रहेंगे। हम सबको अच्छी तरह पता है कि नून लीग या मौजूदा सरकार क्या वो इस बात का मैंडेट रखते हैं, बज़ाहिर तो रखते हैं, कि क्या वो मीनिंगफुल एंगेजमेंट कर सकें। क्या जो फरीक दूसरा है इमरान खान साहब, वो इनके मैंडेट को मानते हैं? जवाब है नहीं। क्या वो इनसे बातचीत करना चाहते हैं? जवाब है नहीं। वो तो बात ही कहीं और करना चाहते हैं, जहां वो बात करना चाहते हैं वहां से तो ना आती है। हाँ, जब जलसा मनसूख होना था तब कोई एंगेजमेंट हुई होगी। जाहिर बात, आजम सवाती साहब अगर सुबह 7 बजे पहुंचे हैं वहां पे, तो कई पीटीआई के रहनुमा ऐसे हैं जो चाहने के बावजूद भी अपने लीडर से नहीं मिल सकते जेल में, लेकिन आजम सवाती साहब सुबह 7 बजे पहुंचे थे, तो उसका इदराक और उसका इकरार जो है बैरिस्टर अकील भी कर रहे थे, तो वो फैसिलिटेशन के अलावा तो नहीं पहुंच सकते। तो अगर वो पहुंचे थे तो वहां सिर्फ जलसा मनसूखी की दरख्वास्त सुनी जेर बहस आई होगी ना, वहां पे और मुद्दों पे भी उन्होंने बात की होगी। तो ये एक विंडो जरूर है अपनी जगह, लेकिन जब तक जनरल फैज हमीद वाला मामला, जब तक ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, उस बीच में, क्योंकि ये एक जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी को एक पॉलिटिकल मेटाफोर समझें आप, जब तक इसको एस्टेब्लिश करके इससे कुछ जो नताइज बरामद नहीं होते, तब तक डायलॉग की हैसियत मुझे तो समझ नहीं आ रही।
अदरवाइज की जरूरत क्या थी? लेकिन कोई क्वेश्चन जामी साहब, पीटीआई तो कहती है हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है इस गिरफ्तारी से। Why would you think that? बिल्कुल पीटीआई को यही कहना चाहिए और बिल्कुल उन्हें ये डिमांड करनी चाहिए कि जी स्टैब्लिश करें हमारा क्या ताल्लुक है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई सियासी नौयत की एंगेजमेंट थी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की पीटीआई से या किसी और ईवान से, तो वो सामने आनी चाहिए ना। अदरवाइज जो जिस बुनियाद पर पकड़ा गया टॉप सिटी के मामले पे, वो मैं वैसे सहाफी तयक्कुन से कह सकता हूं कि एविडेंस कंक्रीट होगा, इसी बुनियाद पे कार्रवाई का आगाज किया गया। लेकिन जो सियासी अमल दखल या सियासी उनकी असर रसूख है, वो जब तक सामने नहीं आता कि कहां था, किस साजिश में, किस कॉन्स्पिरेसी में वो मुलव्विस थे, तब तक ये मफरूजे होंगे। और पीटीआई को यही डिमांड करनी चाहिए कि जनाब अगर हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक है तो वो साबित करें, और हुकूमत के ऊपर भी यही सबसे बड़ा सवाल होगा कि वो साबित करें ना, जो उनका ताल्लुक वास्ता है वो साबित करें। टॉप सिटी के मामले पर तो चीजें क्लियर हैं, वो तो एविडेंस थे तो उन्होंने बात कर ली। Right. Thank you so much, gentlemen, for joining us for this debate. यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में एक जो थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है, हमारे एनालिस्ट का ख्याल है इसकी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट फिलहाल निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, कंसिडरिंग कि आपको बहुत सारी पॉलिटिकल चपकलिश इस वक्त भी नजर आ रही है। दूसरी जानब पंजाब के सारिफीन के लिए आज एक बुरी खबर भी है। जाते जाते आपको बताते चले, IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बिजली सारिफीन को सब्सिडी दी गई थी उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक IMF ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली बिलों पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने के लिए सब्सिडी की फराहमी 30 सितंबर तक ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। IMF ने नई कर्जा प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद की हैं। इन शराइत की वजह से पंजाब हुकूमत का सारिफीन को एक साथ में सोलर पैनल्स देने का जो मंसूबा था, 700 अरब रुपए का ये मंसूबा था, ये भी खतरे में पड़ सकता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की तरफ से 2 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ के ऐलान के बाद IMF की तरफ से ये शराइत आयद की गई हैं, जो कि एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि पहले ही कुछ इकोनॉमिस्ट इस हवाले से वार्न कर चुके हैं। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गिव मी योर फीडबैक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।